तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसकाई कॉलेज स्टूडेंट्स होप सबके आप सब ठीक होंगे अपने अपने घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ओके, सो अभी तक हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बुक जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बहुत ही आखिर कहीं ना कहीं हमने अपना सिलेबस जो है 60-70% खत्म कर दिया। अभी हम लास्ट मोमेंट्स पर पहुंच चुके हैं किसके, क्योंकि आज के बाद सिर्फ 5 चैप्टर बचेंगे और 5 चैप्टर में कोशिश करूंगा बहुत जल्द से जल्द खत्म हो और हम अपने टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करें, और ताकि कहीं ना कहीं हम सक्सेस को पा सकें। ओके, सो काफ़ी बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं हम अपने टारगेट के। ओके ओके, सो बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं हम अपने टारगेट के। ओके, सो आज हमारा अभी तक हमारे पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा कि जो कि कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में, जिसमें कि हमने पढ़ा राष्ट्रकूट के बारे में कि किस तरह से उनकी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर चला, किस तरह से उनके किंग आए, किस तरह से उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर में अपना रोल निभाया, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हमने देखी। ठीक है, सो अब आज के चैप्टर हमारा पास अरब इन्वेजन। यहाँ से कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री है एक अलग मोड़ ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से यहाँ से जो मुस्लिम रूल है इंडिया में उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। हम देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो इससे पहले जो भी इंडिया में ट्रेडिशन चल रहा है, जो कल्चर चला रहा है, जो एक रिलीजन चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जिसमें ब्राह्मण का जो हिंदुइज्म है जो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हिंदुइज्म ही है, लेकिन हिंदुइज्म में वर्णन सिस्टम में ब्राह्मण है वही डोमिनेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और हम ये देखते हैं कि हर जगह पे जो कहीं ना कहीं पूरा हिंदुइज्म ही है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हमको जैनिज्म और बुद्धिज्म भी देखने को मिलता है। लेकिन इस अरब इन्वेजन के बाद ऑब्वियसली हमको पता लग जाए, क्योंकि अरब जो है हम देखते हैं कि ओके हम देखते हैं कि जो ये इंडिया है, ठीक है, सो इंडिया के जो दूसरी साइड हमको सामने को मिलता है, वेस्टर्न साइड बिल्कुल अरेबिया पड़ता है। सो यहाँ से अरेबियन इन्वेजन हमको देखने को मिलती है कि किस तरह से जब यहाँ के रूलर्स आए या फिर उन्होंने आके किस तरह से कंट्रोल किया ओवरऑल हमारे नॉर्थ के इलाके को, सिंध को, उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपना रूल यहाँ पर स्टैब्लिश किया। इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से इन्वेजन हुई। ओके, सो आज अपना टॉपिक हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन 7th-8th सेंचुरी। किस तरह से हमको देखने को मिलता है कि इस तरह से इस टाइम किस तरह से इंडिया में हम वो भी ओवरऑल हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से इंडिया में हर जगह ओवरऑल टेरिटरीज को लेकर रिसोर्सेज को लेकर कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, और इसी का मौका देखिए अरब इन्वेजन होती है और यहाँ से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम रूल है इंडिया में स्टैब्लिश हो जाता है। और हमको यहाँ देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में जब हम बिल्कुल न्यू इस्लाम के रूलर्स जैसे हम बात करें आगे मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करें, तो वो इतनी अच्छी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता, या फिर इंडिया का जो काफ़ी जो पार्ट्स है इंडिया के टेरिटरी के वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, करने कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से एज कम्पेयर टू जैसे टर्क्स की बात करते हैं जब वो आए इंडिया में, उन्होंने किस तरह से जब बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो उन्होंने किस तरह से इंडिया को अपने कैपिटल बनाया और भी कहीं ना कहीं इंडिया के जो दूसरे टेरिटरीज है उनको अपने पार्ट बनाए। लेकिन स्टार्टिंग की बात करें जो मोहम्मद बिन कासिम है वो इतने ज़्यादा पार्ट्स कर नहीं कर पाता। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे कि किस तरह से इस्लाम का राइज हुआ है और किस तरह से, ठीक है, द रिलीजन ऑफ इस्लाम वाज फाउंडेड इन 7th century CE बाय मोहम्मद, ठीक है, an Arabian merchant from Mecca. At this time the religion of Arabia was inhabited by several varying Bedouin tribes following pagan faiths worshipping many deities. They constantly fought with each other over economic and religious issues. However, Muhammad unified these Arabian tribes with this monotheistic teaching. Perhaps this was the biggest contribution of Muhammad in Arabia, along with bringing this unity. His new faith had greatly influenced the political and economic policies in a future Muslim state as well. After his death, a rapid expansion of Muslim polity in outside the Arabian Peninsula happened under Rashiduddin and Umayyad Caliphate. ठीक है, the expanded empire stretched from Central Asia across Middle East and North Africa to the Atlantic. Some scholars opine that the most immense in his significant reason for establishment of large empire in the pre-modern age towards period. This empire formed by the Islamic Caliphate was around 13 million square kilometer, with the Islam as their religion and the new empire as their. It can be said by Booty and Arab lived among the vast area of people belonging to the different race, among which they from ruling minority of conquerors. ठीक है, so ओवरऑल इसमें इतना ये बताया किस तरह से कि 7 से 8 सेंचुरीज के बीच में जब हम बात करें अरेबिया की, सो हम देखते हैं कि आज के टाइम के भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा, जैसे अगर बात करें इंडिया की तो मेजोरिटी में हमको हिंदुइज्म देखने को मिलता है। सो अरेबिया की या वेस्टर्न की बात करें तो वेस्ट में इंडिया के वेस्ट में जब हम बात करें सेंट्रल एशिया की और कहीं ना कहीं लिटिल बिट नॉर्थ अफ्रीका की, सो वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं जो है मेजोरिटी में 60 to 70% में हमको मुस्लिम रिलीजन देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से जब 6 से 7 सेंचुरी के बीच में जब वो वहाँ पर कहीं ना कहीं जब मुस्लिम रिलीजन है वो इतने ज़्यादा डोमिनेट इतने प्रोमिनेंस में नहीं आया था, इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ था, तो किस तरह से जो दूसरे ट्राइबल्स होते थे वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे अपने रिलीजन को लेके या फिर अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके। लेकिन जब बात करें 7th सेंचुरीज में मोहम्मद जी आए, ठीक है, उन्होंने जो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को इस्टेब्लिश किया और कहीं ना कहीं स्प्रेड किया और लोगों के बीच एनलाइटमेंट लाई अपने धर्म को लेके, और कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़ने लगे और किस तरह से उसके बाद मुस्लिम धर्म प्रोमिनेंस में आया और मुस्लिम धर्म स्प्रेड होने लगा। ओके,
ठीक है। सो आपको देखने को मिलता है उसके उनके डेथ के बाद जब उनके जो सक्सेसर होते हैं उसके बाद उनके भी सक्सेसर कुछ टाइम के बाद खलीफा होते थे। ठीक है। बाद में बात करें तो मतलब जो मुस्लिम धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। ओके, जैसे हिंदुइज्म में होते हैं मोहम्मद ईश्वर, जो हर एक मतलब कम्युनिटी के अपने अपने गुरु होते हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक रिचुअल स्पिरिचुअल काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है उनकी। ठीक है। सो वैसे ही जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके भी अपने गुरु होते थे। ठीक है, जिनको खलीफा बोलते थे। वो कहीं ना कहीं बाद के टाइम में टर्की में रहते थे और वर्ल्ड वार के टाइम पे उनका जो थ्रोन है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया था। तभी इंडिया में कहीं ना कहीं अली ब्रदर्स ने वो मूवमेंट चलाई थी, खिलाफत मूवमेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों में कहीं ना कहीं दिल पे कहीं ना कहीं उनको चोट लगी कि कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रिटिशर्स ने वो हमारे उसके उस पर ठेस पहुंचाई। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने अली ब्रदर्स ने ये भी स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। सो यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरह से जब उनके मोहम्मद जी के जाने के बाद जो उनके जो दो सक्सेसर थे, ठीक है, राशिदुद्दीन और उमैद खलीफत, किस तरह से वो थ्रोन पे आने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ओके, तो बात करते हैं और कि ये बता रहे कि पूरे ओवरऑल मैक्सिमम सेंट्रल एशिया और नॉर्थन अफ्रीका भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी उस टाइम तक डोमिनेट हो चुका था और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आ चुका था। ठीक है, और बात करें पूरे 13 लाख मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया था, पूरे इतने टेरिटरी में फैल गया था। ओके, मुस्लिम रिलीजन। ओके, उसके बाद हम देखने मिलता है कि किस तरह से ये आगे स्प्रेड करता है और अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है। ओके, however, the gradual end of wars and development of economic life produced a new governing class of administrators and traders, heterogeneous in race, language, and ethnicity. This is how the Muslim population kept spreading and around the Arabian Peninsula. This conquest of Sindh in the Indian subcontinent was an extension of the endeavor by the Muslim world. तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो अपने जो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम जो रिलीजन है वो किस तरह से फैल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग की वजह से, कहीं ना कहीं उसके जो रूलर्स थे उनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी। ओके, उसके उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन थे, उनके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो इस्लाम बढ़ रहा है। और उसके बाद हम देखने को कहीं ना कहीं अब मुस्लिम की नज़र जो है वो मुस्लिम रिलीजन्स की नज़र कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, और अब वो इंडिया की तरफ मार्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इंडिया में हम वैसे लिखते हैं कि इंडिया के वेस्ट में पंजाब एरिया के आगे उस टाइम का जब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे दो देश नहीं थे, जब बंटवारा नहीं था, जब वो पूरा होल कॉन्टिनेंट एक माना जाता था। तो इस जगह पे इंडिया के, ठीक है, जब हम बात करें तो यहाँ पर सिंध नदी बहती थी। ओके, सो सिंध नदी के इस पार वाले इलाके से कहीं ना कहीं बाउंड्री फॉर्म करते थे और सिंध के पार वाले इस इलाके तक अरेबियन पहुंच गए थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इतना इलाका उन्होंने कन्क्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। द कन्क्वेस्ट इज कंप्रेस्ड इनटू फ्यू पेजेस ऑफ फुतूह अल बदन ऑफ अल बालाधुरी। ठीक है, सो हमको जो राइटर्स हैं उनके इन कुछ उनके जो लिखे हुए हैं, उनके जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कि किस तरह से उनका उन्होंने कन्क्वेस्ट किया था। ओके, अल मदीनी गिव अस plentiful information on the Arab conquest of Transoxiana, but Sindh find little mention in this account. The Chahnama detail on the history of Sindh from 680 to 781 C। ठीक है, सो ये टॉपिक इसके बारे में द चाहनामा। ठीक है, दी चाहनामा। ठीक है, ये सो इस बार के असाइनमेंट में भी पूछा गया कि व्हाट इज चाहनामा। चाहनामा इज अ बुक, या फिर आप इसको एक हिस्टोरिकल सोर्स माने जाते हो, जो कि जिससे हमको काफ़ी सारे एविडेंस देखने को मिलता है कि किस तरह से कन्क्वेस्ट किया था ये अरेबियन इन्वेजन से इंडिया में। ठीक है, सो चाहनामा इज अ बुक। ठीक है, The Chahnama details on the history of Sindh from 680 to 781 18 CE. Etymologically, the term Chahnama means the story of Chahas। ठीक है, सो इसका मतलब होता है स्टोरी ऑफ चाहस। चाहस जो है कहीं ना कहीं रूलर थे। ठीक है, उस जगह के, सो उस रूलर की जो स्टोरी है चाहनामा, जैसे बाबरनामा है, हमने देखते हैं कि बाबरनामा जो बुक है वो लिखी गई किसके ऊपर, बाबर के ऊपर। सो चाहनामा एक रूलर के ऊपर, हिंदू रूलर थे उस टाइम के अरेबियन रीजन के, जहाँ पर इस इलाके में इंडिया का जो इलाका कहीं ना कहीं उस इलाके के रूलर थे, उनका नाम कहीं ना कहीं चाहत, सो उनके नाम पर लिखी गई है। ठीक है, उनके बायोग्राफिकल बोल सकते हो। ओके, ही वॉज एन हिंदू ब्राह्मण रूलर ऑफ सिंध। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो एक सिंध के रूलर थे, वो उनके ऊपर लिखी गई है। दिस बुक वाज अ पर्शियन प्रोस रिटन इन द सिटी ऑफ उपचार, which was political capital of Sindh in those times. Presently it can be located around 70 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पोर्ट ऑफ सिटी ऑफ कराची इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आज के टाइम के जो पाकिस्तान में कराची है उससे 70 किलोमीटर नॉर्थ पे हमको जब देखने को मिलता है, तो ये सिटी में आती है, सॉरी, उच्च सिटी में। ठीक है, सो ये उच्च सिटी में लिखी गई थी। ओके, as an important historical source of Muslim India, the Chahnama has not received its due share of attention. Its practical translation in English was done by Eliot and Dawson, and as full translation from Persian to English was done in 1900 by Mirza Khalid Beg, the first Sindhi novelist. फर्स्ट एंड ओनली एडिशन ऑफ टेक्स्ट अपीयर्ड इन 1939। ओके, सो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो चाहनामा उसने अपने हिस्टोरिकल जो वैल्यू कहीं ना कहीं खुद ही कहीं ना कहीं इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ओके, और हमको देखने को मिलता है कि इसको 1900 में मिर्जा खालिद बेग जो था, पहले सिंधी के फर्स्ट पहले नॉवलिस्ट कौन थे, मिर्जा खालिद, उन्होंने पूरी तरह से इसको ट्रांसलेट किया था। ओके, आप इस पर आई होप नोट करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये इस बार के असाइनमेंट भी पूछा गया हुआ था। राइट नोट ऑन चाहनामा। ठीक है, तो चाहनामा हैज नॉट बीन इवन एडिक्वेट इंपॉर्टेंस सिंस मोस्ट हिस्टोरियन लाइक द colonial and the nationalist historians have seen it only as narrative on the advent of early Islam and the Indian subcontinent. However, Ali Kofi's claim of Chahnama being a translation of 8th century's work in Arabic show that it can be
repository of other types of information apart from that one on the advent of Islamic fact. The text indeed gives more information. Scholar like Johanna Friedman, Manam Ahmad Asif, etc., who have read and analyzed it, concerned that it has a wide variety of information and no systematic attempt has been made to classify and analyze all the available data. After its detailed examination, they certified the fact that is relevant information on the history of Sindh, its government and politics. Therefore, the scholar who have read this text realize that they need to read and understand the medieval source of entirely the and reference the sitting in the text on the advent of early Islam and capture of Sindh. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए कि किस तरह से जो चाहना मैंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस खो दी, उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि कुछ टाइम के बाद जो देखा जाए तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन कुछ हिस्टोरियन, लेकिन कुछ लोगों के या फिर उस टाइम के कुछ जानकारों के हिसाब से ये सिर्फ एक कहानी है, ठीक है, इसको सिर्फ एक कहानी की तरह ही लिया गया। लेकिन बाद में हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से अली कोफी है जो, या फिर उसके बाद हमको देखने को मिलता है यूहाना मिलते हैं, मनन मिलते हैं, अहमद आसिफ मिलते हैं, ये इन्होंने इस बुक को कहीं ना कहीं रीड किया, इसका एग्जामिनेशन किया, ओके, इसको रियलाइज किया, इसके टेक्स्ट को पढ़ा काफ़ी अच्छे तरीके से और इस पर जांच पड़ताल की, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि नहीं ये बुक है बिल्कुल इसको आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हिस्टोरी में। इसमें हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से सिंध को कैप्चर किया गया था, किस तरह से सिंध पे फॉरेन का अरब का इन्वेजन हुआ था। ओके ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक द कनक्वेस्ट ऑफ किंग, ठीक है, कि किस तरह से सिंध को कनक्वेस्ट किया गया था। द रीजन ऑफ सिंध इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न ईस्ट जोन ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। दिस एरिया ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। सिंस एंशिएंट टाइम्स इट हैज बीन हॉटबेड ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स। द अरब मर्चेंट्स हैड एक्टिव ट्रेड रिलेशन विद द इंडियन एंड साउथ ईस्टर्न एशियन काउंटरपार्ट्स। They were known to sea routes to the western coast of India. ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ओके, सो मैंने एक रफली ऐसे मैप बनाया है जिसमें हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं सिंध की लोकेशन क्या है। ओके, सो जो सिंध है, ओके, यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो जैसे अगर अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप हमारे सामने बैठे तो अभी हमारी लोकेशन अलग होगी, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी देखा जाए तो ईस्ट साइड ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे, और ये है वेस्ट साइड, ठीक है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। आई होप कि आपको लोकेशन पढ़नी आती होगी कि किस तरह से हम लोकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है साउथ ईस्ट, इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ओके, सो अभी आप आई होप कि आप सबको पता होगा कि अब सिंध कहाँ पर पड़ता है। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो सिंध है वो कहीं ना कहीं यहाँ से इंडस रिवर जाती है और यहाँ पर इस इलाके में पड़ता था, ठीक है। सो सिंध की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, जिसमें हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो कहीं ना कहीं यही सभ्यता है, इसके बारे में पढ़ने मिलता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट बुक जो है कहीं जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ से बहुत अच्छे से इसकी सारी लोकेशन बताऊँगा, कोई बात नहीं, चिंता की। ओके, तो यहाँ पर मैं मोटा पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सिंध की लोकेशन मैंने अभी आपको मेन जो बताई थी, आई होप कि आपको समझ आ गई, पता लग गया कि सिंध की लोकेशन यहाँ पर है। सो आज के टाइम की अगर बात करें तो प्रेजेंटली इंडिया के जो है वेस्टर्न साइड में, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, और पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट साइड पे पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ये तो कहीं ना कहीं साइड आ रहा है और इंडिया के इस साइड आ रहा है, ठीक है, तो पाकिस्तान के इस साइड है और इंडिया के इस साइड है, ठीक है। सो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच की, कहीं कि इंडिया का पानी किस तरह से इंडिया अपना पानी यूज़ करेगा, कितना पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ेगा। सो कैसे वो इंडस रिवर से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडस की बात बताइए कि किस तरह से ये कहाँ लोकेट और कहाँ किस तरह से इसकी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस है। ओके, हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जब ये रिवर बाद में यहाँ से इंडस रिवर, यहाँ पर दूसरी और रिवर से बाद में यहाँ से अरेबियन सी में मिल जाती हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं जो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक ट्रेड सिस्टम में भी, ठीक है, कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सी रूट बन जाता है। ओके, ट्रेडर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो जाता था कि कहीं ना कहीं जो सिंध को कैप्चर करने के लिए कहीं ना कहीं फिर जो उधर की जो टेरिटरी एक्सपेंशन है या फिर जो एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, एक कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रेड है उसमें इफेक्ट पड़ जाए। ओके, द पेनिट्रेशन ऑफ अरब्स इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ सिंध इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट had started as early 636 CE during the region of Caliph Umar, the second successor of Prophet. The plaguing expedition such as the one Thane near Bombay in 637 CE continued for a long time. However, such expeditions were only plundering raids and not conquest. A systematic Arab conquest happened only in 712 CE during the region of Umayyad Caliph al-Walid. It was देन दैट सिंध वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर मुस्लिम एम्पायर। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको ये देखने को मिलती है कि किस तरह से जब मोहम्मद जो है उनके बाद उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं, उनके नेक्स्ट सक्सेसर कौन है, ठीक है, खलीफ उमर आते हैं, ठीक है। सो 636 सीई की बात चल रही है यहाँ पर। सो किस तरह से जब वो उस टाइम के इस टाइम के पीरियड में उनकी जो कहीं ना कहीं नज़र है वो सिंध पे पड़ जाती है और कहीं ना कहीं वो सिंध में अपना आना रुतबा बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उस पर अपने नज़र बनाना स्टार्ट करते हैं। और बात करें अगर हम 637 सीई के तो जो थाने हैं, ठीक है, सो वहाँ पर भी उन्होंने एक रेड कनकेस्ट किया था, लेकिन उसको आप कनकेस्ट नहीं बोल सकते, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं बोल सकते अपना, ठीक है, वो एक रेड मार बोल सकते हो, कहीं ना कहीं टाइम पीरियड के लिए, छोटे से टाइम पीरियड के लिए आए और वापस चले गए। ओके, सो 637, लेकिन हम देखेंगे कि रियल अगर बात करें तो सही वाला एक्सपेंशन जब एक टेरिटरी को उन्होंने हड़प लिया, अपने कब्जे में किया, अपने अंडर किया,
वो 712 सेंचुरी सी में देखने को मिलता है, जब उमैयद खलीफ अल वलीद जो है वो सिंध को अपने सिंध को जो टेरिटरी जो मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ पर पड़ता है सिंध, उसको अपने मुस्लिम रूल के अंदर ले आते हैं। लेकिन हमने इससे पहले जब पढ़ा कि कहीं ना कहीं जो सिंध था वो एक हिंदू रूलर के कंट्रोल में था, ठीक है। As mentioned before, along with the aspiration of own Indian riches, the reason for the conquest of Sindh was desire of Arab to spread Islam. But the immediate cause was Sindh pirates who had plundered some Arab ship near the coast of Dolab or Karachi. Historical evidence shows that these ships carried gifts carried gifts sent to King of Ceylon from the Caliph of Baghdad and also Al-Hijaz, the governor of Iraq. This was sent to establish cordial relations with Hijaz. However, the ship was plundered by pirates near the mouth of river Indus and Arabs were detained at the port of Deol. A demand for resolution of made by the King of Sindh to compensate for the outrage of punish the offender, but he refused to do so. He showed inability to control pirates and reason for behind the refusal. Nevertheless, he was not trusted. So, okay, यहाँ पर इतना इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। इतने पैराग्राफ में आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ, ओके क्या है। सो यहाँ पर ये नॉर्मल बात ये कर रहा है कि जो अरब्स के ट्रेडर्स है, अब उनके पास इतना बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, ठीक है, उनको क्या जरूरत पड़ी एक हिंदू इलाके में आने की या फिर एक ऐसे टेरिटरी को छोड़ने की जहाँ पर वो कभी अभी यहाँ से पहले आई नहीं, ओके। एक मिनट पहले मैं मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैंने ऐसे रफली मैप ड्रॉ कर दिया, आई होप क्या समझ जाएंगे। सो यहाँ पर बात ये हो रही है कि उस टाइम की कि उनको क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पर आने की। सबसे फर्स्ट रीजन हमको ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो वहाँ के जो हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि यहाँ अरब है, कहीं ना कहीं यहाँ से सेंट्रल एशिया है, ओके, यहाँ पर मुस्लिम की मेजोरिटी है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट रीजन है सबसे पहले कि कहीं ना कहीं वो स्प्रेड ऑफ इस्लाम करना चाहते हैं, इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जैसे हम देखने को मिलते हैं दूसरे रिलीजन बुद्धिज्म का बात है, क्रिश्चियनिटी जैनिज्म की बात करते हैं, हिंदुइज्म का बात करते हैं कि किस तरह से ब्राह्मण से जो अलग अलग जगहों पे जाते थे कहीं ना कहीं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए। सो वैसे ही कहीं ना कहीं मुस्लिम रूलर्स थे या मुस्लिम के जो आगे जो मिशनरीज थे वो यहाँ जाते थे अपने धर्म को फैलाने के लिए, ओके। सेकंड और इमीडिएट रीजन ये था कि ठीक है, सो ये है श्रीलंका, आज का टाइम का श्रीलंका, उस टाइम के सीलोन बोलते थे, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ओके। इंडिया और ये है पाकिस्तान, ठीक है, आज के टाइम का प्रेजेंट पाकिस्तान, लेकिन उस टाइम का कहीं ना कहीं ये सिंध इलाका होता था और ये कहीं ना कहीं इंडिया में ही मर्ज होता था, ओके। सो यहाँ तक बात करिए उसकी, तो यहाँ तक जो इलाका होता था ये सारा इंडिया का, ओके। इंडिया का मतलब ओवरऑल इंडिया भी नहीं होता था तब, तो भारत ही होता था, ओके। सो इतना इलाका एक पर्टिकुलर एक मतलब इतना एक सब कॉन्टिनेंट है, ओके। सो यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरह से जब अब ये ट्रेड सिस्टम चल रहा है, ओके, हम देखने को मिलता है कि हमारा इंडिया का ट्रेड सिस्टम कहीं ना कहीं इनके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये सारा इलाका क्या है, ये सारा है अरेबियन सी है, ओके। आज के टाइम का प्रेजेंट, उस टाइम भी ऑब्वियसली हुआ होगा। सो यहाँ पर ट्रेड सिस्टम चलता था। सो कहीं ना कहीं अब और भी डिस्प्यूट्स की वजह से या फिर और भी किसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं अगर कुछ रीजन रहे होंगे जिनकी वजह से श्रीलंका के बीच और अरब्स के बीच शायद कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई मतभेद हो गया या फिर कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेड शुरू करना चाहते होंगे तो श्रीलंका के किंग ने क्या किया, श्रीलंका के किंग ने अपने जो शिप्स थे, ठीक है, शिप्स भेजे अरेबिया के लिए, ओके, जिसमें कुछ ना कुछ जो गिफ्ट थे, ठीक है, अपने शिप्स भेजे अरेबिया के लिए जिसमें कुछ गिफ्ट्स थे उस अरेबिया के किंग के लिए, ओके। सो अब इनको यहाँ से गुजर के जाना पड़ता है इंडस रिवर के इधर से कहीं ना कहीं, अगर मैं लटक इस इलाके में उनका पड़ता तो उनको इस रूट से होकर गुजरना पड़ता। सो आई होप कि आपने पायरेट्स ऑफ मूवी देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, वैसे भी बहुत जिसमें कि कैप्टन जैक स्पैरो ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रोल में है, ओके। आज अभी मत देखना, फिलहाल पेपरों का टाइम आ गया, मैं पढ़ लो, ओके। सो जब फ्री टाइम मिले तो यहाँ पर उसमें हम उस मूवी में हम देखते हैं कि किस तरह से जो समुद्री लुटेरे बोलते हैं, ठीक है, पायरेट्स को, मतलब जब भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक मोनोपोली बनानी होती है कि समुद्र में एक ही जहाज चल रहा है, उसके अलावा कोई नहीं चलता। जब भी उस मूवी में हमको दिखा देता है कि जब भी कोई जहाज दूसरे एक वहाँ जहाज के पास ले जाते थे तो वो जहाज एक जहाज दूसरे जहाज को डुबो देता था, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं समुद्र के लुटेरे जो है वो समुद्र में जब भी कोई आया है तो उसको लूट देते थे। कहीं ना कहीं ओब्वियसली उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं कमाने का या फिर वो मिलता है। और हमको देखने को मिलता है उस टाइम जो है ऐसा हवाई हमको देखने को मिलता ट्रेड सिस्टम तो है नहीं है, ओके, कि एरोप्लेन से यहाँ पर भेजे सामान या फिर लैंड रूट सिस्टम जहाँ पर इतना नहीं है। सो वहाँ पर जहाँ पर वाटर का इस्तेमाल करते थे, नदियों का इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो पायरेट्स थे उनको मौका मिल जाता था ऑब्वियसली ट्रेड्स को लूटने के लिए। सो यहाँ पर ये बताता है कि जब यहाँ पर श्रीलंका के जो रूलर है उसने अपना जो गिफ्ट भिजवाए थे यहाँ से श्रीलंका से अपने श्रीलंका से अरेबिया के लिए अपने मित्रता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं दोनों के बीच में। सो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है सिंध के इलाके में कुछ पायरेट्स ने उनके शिप्स को रोक लिया और लूट लिया और अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, अब इससे क्या हो गया, इससे हो गया दिमाग खराब हो गया भाई साहब, इनका पर्शियंस वालों को गुस्सा चढ़ गया, ईगो आ गई भाई साहब कि हमारे इतना बड़ा एम्पायर है वो चल रहा है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारा सामान लूट गए, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया कि नॉर्मली सबसे पहले इनका दिमाग खराब हुआ और इन्होंने अपना एम्बेसडर नॉर्मली बोला कि धमकी देने के लिए बोला कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ। सो यहाँ पर उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा इसके पास, सिंध का रूलर, ठीक है, सिंध के रूलर के बाद भेजा, बोलते भाई साहब देखो आज के टाइम में जब हम करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जब कहीं मर्डर वगैरह होता है फिल्म वगैरह में भी देखते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि किस टेरिटरी के अंदर आ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है। ऑब्वियसली उस अगर लेट कर लेते हैं, अगर यहाँ पर एक ऐसे प्रोविजन है, ठीक है, सो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है, सो अगर ये एक स्टेट है, सो यहाँ पर ये इसकी डिस्ट्रिक्ट है। सो अगर जिस बंदे की चाहे बंदा कहीं का भी हो, किसी भी पार्ट का भी हो, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी डेथ हुई है, डेड बॉडी किसी जगह पर मिली, उसी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को उसके केस दिया जाता है वगैरह वगैरह दिया जाता है, ओके। सो यहाँ पर भी वैसी बात बताइए कि किस तरह से जब एक मिनट, आई होप कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया उसके बाद इस यहाँ के जो किंग है उसने सीधा सीधा अपना एम्बेसडर भेजा, अपना दूध भेजा कि आपके टेरिटरी वाले इलाके में हमारा जहाज लूटा गया है, आप अपने पायरेट्स को बोलो, अपने डाकुओं को बोलो कि हमारा सामान वापस कर दे। सो यहाँ पर किंग बोलता है भाई तो पागल हो गया है कि मेरे पायरेट्स कहाँ पर, मेरे डाकू कहाँ पर, मेरा खुद कंट्रोल नहीं उस पर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
ऐसा भी होता होगा कि कहीं ना कहीं जो किंग का सामान था कि वो भी लूट देते होंगे वो। सो ऐसा नहीं है, ऐसा कि यहाँ पर किंग बोलता है कि भाई साहब ऐसा कोई बात नहीं है कि वो पायरेट्स हमारे कंट्रोल में नहीं आते, ठीक है। अब गुंडे तो गुंडे क्रिमिनल तो करेंगे ही, ठीक है। सो ऐसा थोड़ी है कि हमारे इलाके में तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। ओके, सो इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से बिल्कुल तरह से मना कर दिया कि भाई साहब वो इलाका हमारे अंडर नहीं आता, हम इसमें आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकते। सो यहाँ से इसका खोपड़ी घूम गई भाई साहब पर्शिया के किंग की। ओके, सो अरेबियन की किंग की, और इसने अब मतलब कहीं ना कहीं इसको दिल पे लग गया। ओके, इसने बोला अच्छा बच्चे, फिर इसने क्या किया कि इस टेरिटरी को एक्सपेंड करके बोलते फिर ये लेकर तेरा कंट्रोल है तो मैं तेरे पे कंट्रोल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इसने इस टेरिटरी पे भी कंट्रोल कर लिया। ओके, सो हम देखने को मिलता है कि इसने अपने छोटे से शिप दो जहाजों के बदले में पूरे सिंध को ही कंकरर कर लिया। ओके, सो आई होप कि आपको स्टोरी समझ आएगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी है। ओके, वापस नॉर्मली ओवरऑल रिव्यू के लिए समझते हैं कि क्या हुआ। ओके, श्रीलंका के किंग ने अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं अपना ट्रेडिशन बढ़ाने के लिए यहाँ से श्रीलंका से अपने शिप्स भेजे थे अरेबिया के लिए, अरेबिया के किंग्स के लिए, जिसमें कि बहुत सारे लग्जरियस आइटम गिफ्ट वगैरह हुए होंगे। लेकिन हम देखते हैं सिंध रिवर जहाँ पर जो इस इलाके में पड़ती है, इधर जहाँ पर हिंदू एक रूलर कर रहा है, सो यहाँ पर सिंध रिवर के नीचे यहाँ पर कुछ पायरेट्स ने उस जहाज को लूट लिया है। ओके, फिर भी यहाँ पे अरेबिया का किंग अपने एम्बेसडर को कहीं कहीं भेजता है इसके पास कि आप अपने हमारे जहाज छुड़वाओ और हमको अपना हमारा सामान वापस दिलवाओ, हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे किंग बोलता है कि उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसमें आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को लेके उनका दिमाग घूम के कहीं कहीं को बुरा लगा और उन्होंने इस टेरिटरी को कनकर कर दिया। ओके, ओके, सो हमने बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली स्टोरी समझने की, कैसे समझने की कोशिश की कि किस तरह से कंकर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई हो, अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट में बता देना, अगर नहीं समझ आई तो फिर मैं कोशिश कर दूँगा वापस। ओके, ओके, सो हमको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है कि इस्लाम के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव, इस्लाम धर्म में सबसे बड़े जो पोस्ट पे में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आज के टाइम में हम हिंदुइज्म में हमको गुरु देखने को मिलते हैं, सो इस्लाम में हमको सबसे बड़े देखने को मिलता है मोहम्मद, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं जिन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में सबको बताया, स्प्रेड किया, इनलाइटेड किया, ठीक है। सो यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके बाद जब उनके जाने के बाद दो उनके सक्सेसर आए, ठीक है। So Haji took the permission of Khalifa Walid for attacking Sindh. Thereafter, the three military expedition, one after one, were led against the killing king, and it was the third expedition by Muhammad bin Qasim in Deobal that Dhar was defeated and killed. Subsequently, all neighboring towns were Nirun, Rawal, Burmanbad, Alor, and Multan were also captured. This house state Sindh were finally conquered by Arabs 712 CE में। आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से अरब, ऐसा नहीं अरब जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली, अरब में पहले भी कनकस्ट हुए, अरब में पहले भी अटैक्स हुए, लेकिन 712 में आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि किस तरह से 712 में हमको सबसे पहली बार अरब मुस्लिम की इन्वेजन देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब किंग ने रिफ्यूज़ किया, वहाँ का जो किंग था सिंध का किंग था कौन था, धार, ठीक है। उसने जब रिफ्यूज़ किया तो उसके बाद वहाँ का जो इराक इलाका है, ठीक है, उस इलाके में आज के प्रेजेंट टाइम का इलाका, सो उस इलाके जो उस इलाके का जो गवर्नर था हजियाज, ठीक है, उसने उसने जो खलीफा है उस टाइम के उससे परमिशन ली, जो कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके सक्सेसर, उससे परमिशन ली, उनसे परमिशन ली कि मैं हमें उन पर अटैक करना चाहिए। सो इन्होंने 3 लगातार अटैक किए, एक के बाद एक के बाद एक अटैक किया, और फाइनली तीसरे अटैक में मोहम्मद बिन कासिम जो उनके कहीं ना कहीं कमांडर थे, जो कहीं ना कहीं एक बड़े ज़्यादा अच्छे काबिल सैनिक होते हैं, सो उसके बाद तीसरे अटैक में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और जो सिंध को कंकेयर कर लेते हैं, ना कि बल्कि उसके आसपास वाले टेरिटरी को भी, मुल्तान और उसके उन वाले टेरिटरी को भी कैप्चर करते हैं। और फाइनली 712 में हमको पहली बार अरब की कंक्वेस्ट देखने को मिलती है। ओके, कब है इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिए इसको, हाईलाइट से मार्क करिए। अरब की इन्वेजन या मुस्लिम मुल्क की इन्वेजन सबसे फर्स्ट टाइम कब देखने को मिलती है, 712 सी में बाई मोहम्मद बिन कासिम। ओके, सो मोहम्मद बिन कासिम कनकर एंड हिज एक्सपेंशन, हमने देखा कि किस तरह से उसने सिंध को भी कनकर किया, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली अगर इतने बड़े टेरिटरी को कनकर किया तो कहीं ना कहीं पावरफुल रूलर हुआ होगा। ओके, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या था। ही वाज 17 ईयर ओल्ड Umayyad general who had led his conquest of Sindh. His adolescent conqueror followed in the footsteps of Alexander in carrying a new faith and new culture of into in the Indus basin. He has been mentioned in the Shahnama between the year 709 to 11 CE when Hajji, the governor of Iraq, had made him head of expedition against the Sindh. Qasim was the nephew of Hijaz and being able to commander, and he was appointed by his uncle as head of the frontier district of Makran. So यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो कहीं ना कहीं जो 17 ईयर का जब था तो कहीं ना कहीं वो एक सिंध के कंक्वेस्ट में अपना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कहीं ना कहीं वो एक पावरफुल रूलर, एक पावरफुल फाइटर होता है। और यहाँ पर उसने अपनी आज के टाइम पे अगर बात करो, आज के टाइम का वर्ड है तो इंस्पिरेशन जो है किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर को माना था, और वो उनकी कदम कदम रक्षा वो कहीं हर ओवरऑल हर एक टेरिटरी को कंकर करना चाहता था, ठीक है। ओके, सो उसी के चल के कहीं जैसे अलेक्जेंडर ने करना चाहता। ओके, और हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से उसने सिंध को कंकर करने में एक इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया, और ईस्टर्न साइड वो लगातार बढ़ रहा था और भी टेरिटरीज को कंकर करने को कर रहा था विद अंडर द गाइडेंस ऑफ हिजाज, ठीक है, जो कि हमने देखा कि पहले की ओवरऑल जो कि इराक का गवर्नर है, और इराक का गवर्नर इसकी बहुत अच्छी दोस्ती या फिर आप कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा तालमेल जो है, और ऑब्वियसली ओवरऑल मुस्लिम के जो सबसे ऊपर मेन उस टाइम के हेड थे कौन थे, खलीफा होते थे, उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी, और हर जगह बातचीत चलती रहती थी। ओके, कहीं कहीं डिस्कशन और हर पॉइंट पे होती रहती थी। सो मतलब उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था, ठीक है, कौन, ये हजीज। सो हजीज का जो नेफ्यू था वो कौन था, हजीज का जो नेफ्यू था वो है मोहम्मद बिन कासिम, और आपको देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद हजीज जो उसकी इतनी अच्छी इतनी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन थी और उसकी मिलिट्री फाइट टेक्निक्स को देख इंप्रेस हो जाता है, और उसको अपने मिलिट्री का कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कमांडर बना देता है। ओके, और उसको कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सिंध और उसके आगे वाले टेरिटोरियल टेरिटरीज है उसको कंकर करने का ऑर्डर दे देता है। ओके,
और हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, उसके बारे में हमको मेंशन मिलता है जहांनामा में 709 से 712 के बीच में, ठीक है। He was given a mission of conquest of direction of Sindh. Qasim's expedition against Sindh was prepared with utmost care. The backbone of force consisted of 6,000 men of Khan of Syria and also various other contingents. Shiraz was base for planning the eastward campaign. Under Haji's order, Qasim had stayed there for months, concentrating on the troops from here. He moved eastward with Muhammad ibn Harun, who died during his march. His predecessors in the command of entire district, as the Arab sources show. The Indus Basin was ruled by a king named Dhar in the 8th century. He was son and successor of King Shah. The Arab force wanted to conquer his basin. According to Shahnama, Shah had a vast empire that extended Moroccan, Kashmir, etc. But that ruled by his son was not expensive, and it not only comprised the lower Indus region, consisting of cities like Brahmanabad, Arud, Deval, etc. Therefore, the huge empire established by Shah should sustain only till the lifetime after him. It was reduced to small state under King Dhara, especially after the Arab invasion. Okay, so यहाँ पर obviously जो मैंने इतनी आपको लंबी कहानी, इतनी अच्छी कहानी, आराम प्यार अच्छी से कहानी जो समझाई है, उसी का बैकग्राउंड बता रहा है आपको, वही इस पर बैकग्राउंड स्टोरी जो मैंने आपको obviously पहले बता दी है। इसमें ये बता रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी, ये बता रहा है कि किस तरह से वो हिजाज का जो नेफ्यू है वो अपने एक्सपेंडिशन पॉलिसी से उसका दिल जीत लेता है और कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मिलिट्री टेरिटरी में। सो वो जो हिजाज उसको बाद में कहीं ना कहीं वो ईस्ट वर्ड की टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए ऑर्डर देता है और वो कहीं ना कहीं ईस्ट वर्ड की तरफ मार्च करता है विद हिज 6,000 ट्रूप्स। ओके, और भी जो उसकी सेना थी और कहीं ना कहीं वो ओवरऑल ऑल ट्रेंड थे। हमको देखने को मिलता है जब ईस्ट में जहाँ पर वार है, सो वो किसका एरिया है, चाह का, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा, चाहनामा जिस पे लिखी गई है, ठीक है। सो उस चाह का बेटा कौन है, धार, ठीक है, धार, किंग ऑफ धार ओबियसली। और ये बात किस पे चल रही है, ये बात वापस वही आ गई जब वही श्रीलंका से वो सामान आया हुआ, जब हिजाज ने बोला था कि हमारा सामान हमको वापस कर दो। सो धार ने बोला था कि भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी हुई और हिजाज ने ओवरऑल पूरी सेना को मोहम्मद बिन कासिम के साथ भेजा और किस तरह से कासिम यहाँ पर आता है और टेरिटोरी को एक्सपेंशन करता है और इन सारे टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेता है। और हम देखते हैं कि जहाँ के टाइम पीरियड में हमको ये जो इन सिस्टम का जो है बहुत बड़ा एम्पायर देखने को मिलता है। लेकिन बात करें जब धार की, तो उसके बाद बहुत ही छोटा रह जाता है क्योंकि कहीं ना इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता अपने टेरिटरी को बचाने के लिए, ठीक है। As a general, Qasim reached the delta of Indus, besieging the city of Debal by land. Additional war material reached by him sea. Debal was a great city on the mouth of river Indus and that was ruled by lieutenant of King Dhar. After this, the force proceeded upward and the Indus Valley. They reached near the present day Hyderabad in Pakistan and it surrendered peacefully. After this, many other regions like Sudan, Savandari, Basmad, etc. were captured. Finally, Qasim aimed to tackle Dhar himself by crossing the river Indus. On this part, Dhar, along with the strong army, valiantly fought the invaders for many days. However, he was badly defeated and killed by Arabian forces. Subsequently, the capital of Brahmanabad and also Alor were captured. Moving further northward toward the eastern bank of Indus, Qasim aimed to conquer Multan. The Shahnama mentioned that Hijaz had directed Qasim to capture Multan as final गोल। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल हमको ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो कासिम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और कहीं ना कहीं ईस्ट की तरफ अपने जो उसका गोल है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो वो सबसे फर्स्ट किंग जहाँ हम देखने को मिलता है चाह के बाद जो धार है उसके पास बहुत सारा एरिया पड़ा, लेकिन जब ये जब सब स्टार्टिंग में एक पॉइंट पे जाता है जहाँ पर उसका एक लेफ्टिनेंट अपनी मिलिट्री के साथ उसकी जो एरिया टेरिटरी होती है, ठीक है, लेकिन जो लेफ्टिनेंट उसकी जो मिलिट्री एक्सपेंडिशन उसकी मिलिट्री क्वांटिटी से मतलब जो यहाँ का जो ऑब्वियसली धार का जो लेफ्टिनेंट है, ठीक है, जो धार का जो एक सेनापति है वो जो मोहम्मद बिन कासिम है उसकी आर्मी को देख के डर जाता है या फिर इतना ज़्यादा उससे वो हो जाता है कि वो पीसफुल यहाँ से सरेंडर कर जाता है और यहाँ से पीछे चला जाता है। सो जो मोहम्मद बिन कासिम है ये टेरिटरी का कनकर करता है और इसके आसपास ही वाले को भी करता है। सो फाइनली इसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम है वो ओवरऑल मेन सिटी जो है ब्रह्मनाबाद और जो यहाँ पर धार की जो मेन कैपिटल है वहाँ पर जाके अटैक करता है और उसको भी अपने कनकर में ले लेता है। हमने पहले भी बड़ी बात 2-3 बार भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हिजाज जो है जो ऑब्वियसली जो इराक का गवर्नर है जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा हुआ है, सो उसने वर्डिक्ट दिया कि फाइनल की लास्ट में आपने मुल्तान तक जाना है, ठीक है, मुल्तान तक अपनी टेरिटरी एक्सपेंडिशन करनी है। ओके, as the Shahnama says, Qasim followed a policy of tolerance toward the defeated population. He allowed religious freedom to both Brahminic and Buddhist people. He preserved the privileges of priests. He preserved the privileges of priests from both religions. It shows Qasim to be upholding the Indian social tradition and religion of Brahman. In fact, Shahnama mentioned that he used to call Brahmans as good and faithful people, and after the siege of Brahmanabad, they were reappointed as same position as they had held under the Hindu dynasty. Furthermore, these positions were also made hereditary by him, and the common people were also left free for worship as per the wishes provided the Arabians in the same. Okay, so ये तो ओवरऑल इसमें मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। सो ओवरऑल इस कॉन्टेक्स्ट इस पैराग्राफ में आप बाकी पढ़ लेना और खुद नोट भी कर लेना। ओके, सो
टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। सो इसमें ये बता रहा है कि किस तरह से जो जहानामा है, जो ऑब्वियसली हमने बुक है, ठीक है, जो हमको हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट सोर्स है मुस्लिम रूल के लिए जो बताती है, ठीक है, उसमें हमको देखने को मिलता है जो मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है, वो किस तरह से अपने रिलीजियसली टॉलरेंट उसकी पॉलिसी है, किस तरह से बाकी धर्मों की भी इज्जत करता है और कहीं ना कहीं उनको भी आराम से रहने दे रहा है। बात करें अगर जो उसने नया टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट किया है कहाँ सिंध की, तो हमने देखा कि वहाँ पर से हिंदू किंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऑब्वियसली जो टेरिटरी कैपिटल ब्राह्मणबाद, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ज़्यादा ब्राह्मण होंगे या फिर और भी जो रिलीजियस होंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैन की सबकी रिस्पेक्ट करता था। कहीं ना कहीं उन्होंने उसके जो प्रीस्ट लेवल थे या फिर वहाँ के जो और उनको हेरिडिटरी पावर दी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने कॉन्क्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर फोर्सफुली सबको इस्लाम भी सब एक्सेप्ट करवाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। उसने सबको रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत सबको अपना अपना धर्म को धर्म में ही रहने के लिए दिया, बट उनको सिर्फ इतना करना था कि कहीं ना कहीं सिर्फ जो है टैक्स देना था। ओके, ओबियसली हर एक मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे एक रूलर का सबसे मेन मकसद यही होता है कि रिसोर्सेज कलेक्ट करना। सो उन्होंने हर एक जगह जितने भी टेरिटरी एक्सपैंड कर दी, तो उन्होंने सिर्फ हर एक टेरिटरी से क्या किया, टैक्स लिया कि आप हमको टैक्स दोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप हमारे अंडर हो, अंडर कंट्रोल में, लेकिन चलो आप यहीं के रूलर हो। जो जैसा रूल पहला किंग, देखो मेन ये है कि जो टेरिटरी इन्होंने कनकर की है ना, उसका जो मेन किंग है, जो मेन लीड है, वो हाथ इनके अंडर है। बाकी जो पहला सिस्टम था, जो जहाँ पर टीचर है, जो जहाँ पर प्रीस्ट है या फिर जो जहाँ पर सेनापति है, जो है वो वैसा ही रहेगा। बाकी ओवरऑल हेड जो उनको ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है किसको करेंगे, क्योंकि मेन कंट्रोल अब इस एरिया पे इनका आ गया हुआ है। बाकी जो भी आपने करना, जो भी आपके ब्राह्मण, जो भी आपका रिलीजन, आपको कोई फोर्स नहीं करा जाएगा धर्म चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया कि कहीं ना कहीं जहानामा में उसके बारे में इतना ये बताया गया कि उसकी जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी वो कहीं अच्छी थी। ओके, सो हमको इस तरह से देखने को मिलता है जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने कहीं ना कहीं मुस्लिम रूल को स्टैब्लिश करने में या फिर सिंध को कन्क्वेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ओके, सो उसके डेथ के बारे में पढ़ लेते कि कहीं ना कहीं उसके डेथ के बारे में क्या मिथ्स हैं, क्या फिर स्टोरी है। ओके, सो डेथ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, किस तरह से उनकी डेथ हुई है। ओके, the end of this valiant general was tragic. There are different narratives regarding this end journey. The Janama attributes this demise to two virgin daughters of King Dhar named Sura Devi and Palma Devi, who sent to the Caliph Walid as a prisoner of war after the death of their father. As revenge of their father's death, they had accused Qasim to having of having violated them. This incurred the wrath of Caliph, who had ordered to kill him. Intentionally, he ordered that whatever he might be, Qasim was to get himself sewn in cow's skin and sent to Caliphs. After his death, when his body was shown to the two daughters, they revealed the truth of avenging Qasim for killing their fathers and destroying their family. Subsequently, even they were punished for death by the Caliphs. On the other hand, another text titled Futul Buldana Baladhuri gives an altogether different reason for the downfall of death of Muhammad bin Qasim. He says that Qasim was captured and tortured to death by Khalif Sulmania, who had bitter enmity with Hajiz, the uncle of Muhammad bin Qasim. Okay, so यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरह से जो डेथ हुई है उसकी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट अलग अलग, ओब्वियसली यहाँ पर आपको दो थ्योरीज देखने को मिलती है। फर्स्ट थ्योरी के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की डेथ किस तरह से हुई कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑब्वियसली हमको पता है कि इंडस का जो एरिया ऑब्वियसली कॉन्कर कर दिया। तो जो इंडस का जो किंग था वो कौन था, धार। तो धार की जो दो बेटी थी, जो वो, ठीक है, वो दो बेटियां को एज अ प्रिजनर खलीफा के पास भेजा गया और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि कहीं ना कहीं उसने हमारी पूरी फैमिली को मार दिया या फिर उन्होंने उस पर वो लगाया। सो हमको देखने को मिलता है जो मोहम्मद बिन कासिम है, जो इतना इंपॉर्टेंट रूलर है, इतना पावरफुल रूलर, उसकी जो अंतिम यात्रा थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद में ही हुई। हमको देखने को मिलता है जो धार की जो दो बेटियां हैं, सूर्य देवी और पलमा देवी, उन्होंने उसको उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है, किसको बोल रही है वो, उन्होंने खलीफा को बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया। सो मोहम्मद जो खलीफा थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि ओबियसली कहीं ना कहीं गर्ल लड़कियाँ थी और ओबियसली और वो बंदी थी, ठीक है, एक प्रिजनर थी, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना उनको बहुत गलत लगा खलीफा को, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो कासिम है उसको अभी मेरे सामने पेश किया जाए। ओबियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, तो उन्होंने उसको मारने का वो दे दिया, मारने का ऑर्डर दिया। उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम मर जाता है और उसको खलीफा जो उन दो लड़कियों को दिखाता कि बॉडी, जब उन दोनों लड़कियों को खलीफा मोहम्मद बिन कासिम की बॉडी दिखाता है, तो वो दो लड़कियां जो है वो आप बता दें असली रीज़न बताती है कि इसने हमारी फैमिली और हमारे पिता को मारा था, इसलिए हमने इसको मरवाने के लिए झूठा आरोप लगाया। सो ये सिस्टम ये सुन के जो खलीफा है उन दो लड़कियों को भी मरवा देता है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। सेकंड थ्योरी ये कहती है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो जो कहीं ना कहीं हिजाज जो था वो उसका एक बहुत ज़्यादा फेवरेट था, मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि जो खलीफा था, ठीक है, सुलेमान, वो उनको जो मोहम्मद बिन कहीं जो कासिम था वो कहीं इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, इतना ज़्यादा वो नहीं था। सो उनके बाद उनकी जो दुश्मनी थी, जो पहले वाले खलीफा थे जिनकी जज के साथ दोस्ती थी, ठीक है, वो चले जाते हैं, क्योंकि पहले खलीफा के साथ दोस्ती थी, उनके जो बाद जब दूसरे खलीफा आते हैं सुलेमानिया, ठीक है, सो उनकी इसके साथ दुश्मनी होती थी हिजाज के साथ, ठीक है, क्योंकि जो वो पहले खलीफा बन रहे थे उन्होंने हिजाज ने उनको साथ दिया था। सो हिजाज के साथ दुश्मनी निकालने के चक्कर में उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सजा दे दी थी। ओके,
ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरह से इस टाइम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। इन कंट्रास्ट द अरब रूल ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड वाज मोर लिफ्टेड एंड फ्लेक्सिबल। द अरब victors or conquerors followed a general policy of keeping the local practice under mind. As one of the creators of Arab system of administration, Khalifa Umar dissolved the Arabs from either interfering with the local administration and acquiring land and property of subjects. Even through the chief military general was conquered region nominated governor, he could not interfere in the civil administration. It was mainly in the hand of local chiefs and mostly were non-Muslims, such as arrangement of Qasim made after victory and Dhar was known as Brahmanabad settlement. It was mainly comprised of treatment of Hindus and the poor people of the book of Zaminis. This settlement was mainly work of Hajiz under the instruction of Khalifa. It was outlined that since Zaminis were agreed to pay taxes to Khalifa, they were taken under the latest protection. So यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर बता रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका उस टाइम का पीरियड का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लेट टाइम के पीरियड के कंपेरिजन में, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा भाईचारा, ज़्यादा प्यार दिखाया हुआ है, ज़्यादा एक दूसरे के साथ इक्वालिटी दिखाई गई है। आज के कंपेरिजन, आज के टाइम हम जब देखते हैं तो मुस्लिम में कहीं ना कहीं हमको थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी दिखने को मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है अपने ही धर्म के लिए, जहाँ पर उसमें बड़ी ज़्यादा रोक्स लगाई गई है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। लेकिन उस टाइम पे हमको ज़्यादा इतना ज़्यादा देखने को फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, और हमको ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो उससे रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिलता है। ओके, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जब हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जब दूसरे टेरिटरीज को कनकर किया, जो कि पहले से हिंदू थी, लेकिन वहाँ के खलीफा ने ऑर्डर दिया था कि चाहे यहाँ का जो कोई भी मिलिट्री जो ऑब्वियसली जो यहाँ का इनका जो मुस्लिम का जो मिलिट्री का चीफ होगा, या फिर वो भी जो और भी कोई रूलर होंगे लोकल लेवल पे जो मुस्लिम रूलर्स होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो हिंदू जो टेरिटरी है वहाँ पर अपना रोब नहीं जमा सकते कि ये टेरिटरी हमारे अंदर है। वहाँ पर एक हिंदू टेरिटरी है, तो हिंदू रूलर ही लोकल लेवल पर राज करेगा, और वही जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलाएगा, क्योंकि जो यहाँ के जो लोकल लेवल पे लोग हैं, विलेजेस हैं, उन्होंने हमको टैक्स देना है, और कहीं ना कहीं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम आपकी जो पॉलिसी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम, उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको हम आपका एक्नॉलेज करते हैं, और हम आपके अंडर रहना के चलना पसंद करेंगे। ओके, सो जो खलीफा ने ऑर्डर दिया था कि कहीं ना कहीं ओके, अगर आप हमारे साथ रहना हमारी रिलीजियस को टॉलरेट कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी मानते हो, तो आप हमको टैक्स पे करो, और आप पे कोई भी ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणाबाद है उसको जब मोहम्मद बिन कासिम ने उसको आकन करके था, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है। ओके, अरब कनकस्ट ऑफ सिंध, ठीक है। सो अरब जो सिंध को कनकस्ट किया, उसका क्या रीजन है, मतलब उसको कैसा देखा गया, ठीक है। अरब कनकस्ट ऑफ सिंध हैज बीन सीन एज टेम्प विदाउट रिजल्ट, एंड स्कॉलर लाइक स्टैनली लेन, पोलेलन, इलिपस्टोन एक्सेट्रा, बिकॉज देयर वर नो मेजर विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम अरब विद द इंडियन रूलर्स। देयर ओपिनियन दैट द विक्ट्री ऑफ अरब्स वाज विदाउट एनी impact or result in history of Indian subcontinent. It could not be affected political and military condition of the rest of India. The Arab rule was not only confined to the Sindh region, but the Indian rulers ruled in this stage was without fearing or outstanding Arab from their frontiers. The influence of Arab was restricted only a small part of subcontinent. They could not get a foothold in the Indian subcontinent, unlike the Turks who had established full-fledged state and new centuries later in the Delhi Sultanate. So overall इसमें ये बता रहा है कि जो अरब का जो कॉन्क्वेस्ट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल या इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्रूटफुल नहीं देखने को मिलता, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से इंडिया के जब जैसे बात करें, कहीं ना कहीं छोटे से पार्ट जो कि सिंध है उसको कन्कर किया हुआ, इसलिए उनकी इतनी ज़्यादा डोमिनेंस नहीं देखने को मिलती पॉलिटिकली, क्योंकि उन्होंने इंडिया के अंदर किसी भी पॉलिटिकली टेरिटरी को कन्कर नहीं किया हुआ। तो इंडिया के जो रूलर्स उनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, उनको इतना ज़्यादा कोई डर भी नहीं था कि हमारे जो पास है वो कहीं ना कहीं जो दूसरा रूलर आ रहा है, अरब के इन्वेजन आ रहे हैं। सो क्योंकि इतना ज़्यादा पॉलिटिकली डोमिनेंस नहीं था, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। ओके, ऑब्वियसली मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद सो इतना ज़्यादा इतना वो नहीं बताया कि इन्होंने सिंध को कन्कर करके कोई बड़ा काम कर दिया हुआ, ठीक है। लेकिन बात करें अगर हम जैसे दिल्ली सल्तनत की, तो 12वीं सेंचुरी में उन्होंने किस तरह से जो टर्क्स थे उन्होंने आए और ऑब्वियसली दिल्ली जो इंडिया का मेन सिटी उसको अपनी कैपिटल बनाया, और ओवरऑल मैक्सिमम इंडिया को कन्कर किया, ठीक है। सो ये बात करें अगर अरेबियंस की, तो अरेबियन जो स्टार्टिंग में 712 टाइम के उन्होंने इतना ज़्यादा कन्कर नहीं किया था, इसलिए उनके इतने ज़्यादा माना नहीं जाता कि कहीं ना कहीं इतने उन्होंने ज़्यादा करके कुछ कर नहीं पाए। एज सी बिफोर फ्रॉम द सोर्स, मोहम्मद बिन कासिम वाज एबल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉरियर आफ्टर हिज विक्ट्रीज. After his victories, he maintained a law and order of region and believed in place of good administration under Muslims. The arrangement made by him non-Muslim provider were basic Muslim policy in the subcontinent under able guidance for his uncle Hijaz, and he given socio-cultural religious freedom to the defeated population. By the time Islamic law has been confided, restraining and given for the idolaters. The reason why these provisions were not followed by the Hindus and mainly due to the tolerant policies Qasim he exhibited political acumen and keep nating social custom and tradition. Neither he did not let forceful conversation. So मैं जल्दी से पढ़ूँ, कहीं ना कहीं मेरा फोन डेड होने वाला। ओके, सो यहाँ पर इसमें इतना ये बताया कि मोहम्मद बिन कासिम अगर वो कहीं ना कहीं अगर जिंदा रहता या फिर उसके बाद टाइम के बाद में, तो वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता था, और शायद कहीं ना कहीं वो इंडिया के जो आगे वाले टेरिटरीज है उसको भी कन्कर सकता था। लेकिन जिस तरह से खलीफा ने उसको मरवा दिया, उनको कहीं ना कहीं एक लॉस हुआ, और कहीं ना कहीं उस टाइम के एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है मुस्लिम का जो वो एक रूल रुक किया था। ओके, और हमको देखने मिलता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो किस तरह से उसके जो रिलीजियस पॉलिटिकल पॉलिसीज टॉलरेंस थी, और कहीं ना कहीं और एक फैक्टर बनता था उसके विजय के लिए, क्योंकि लोकल पे अगर वो कहीं किसी को फोर्स नहीं करेगा या किसी को डोमिनेट करेगा नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ रेवोल्यूशन नहीं होगी या रेबेलियन नहीं होगा। सो एक रीजन, और देखते हैं कि किस तरह से जो
देखने को मिलता है कि किस तरह से वो एक डोमिनेंट ओवरऑल अगर एक टेरिटरी उसके अंडर आ गई, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली किसी को फोर्स नहीं कर रहा है अपना कास्ट चेंज करने के लिए, अपना धर्म चेंज करने के लिए। ठीक है, सो आई होप ये था अरब इन्वेजन के, किस तरह से अरब इन्वेजन। इस चैप्टर में हमको ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, इसमें हमको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से मिलते हैं कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम आया, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव आता है उस पर। ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन आता है। ओके, और मोहम्मद सिंध कॉन्क्वेस्ट आता है। ठीक है, तो अब ये 3 क्वेश्चन पे ये मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि आपने इस चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।